जो पहला पार्ट है वो है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी टाइप थे उसमें से हम 2-3 टाइप के बारे में जान भी चुके थे। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के अनुसार दोस्तों ध्यान दीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन को हल करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिग को 96, एम को 28 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि पिग को 96 लिखा गया है, एम को 28 लिखा गया है, तो उसी तरीके से आपको टी का कोड निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पिग कैसे आया और हमारा एम कैसे आया। तो अगर हम पिग की बात करें तो पिग में आप देख रहे हैं कि इसको 96 लिखा है। अगर इसने इसको 96 लिखा है तो कैसे लिखा है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसके मान को रखेंगे तो इसका मान 16 होता है, इसका मान 9 होता है और इसका 7 होता है। तो आपका 16, 9 और 7 अगर हम इनको ऐड कर दें तो ऐड करने के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इसको ऐड करने पर टोटल कितना आ जाएगा। टोटल जब दोस्तों इसको ऐड करेंगे आप तो 32 आ जाएगा। और जब 32 आ जाएगा तो क्या करेंगे, अक्षरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। जैसे ही 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा दोस्तों। चलिए, जब हमने पहली शर्त में अक्षरों के मान को ऐड किया और ऐड करने के बाद अक्षरों की संख्या से गुणा कर दिया तो हमारा मान आ गया। इसी तरह हम दूसरी शर्त में क्या करेंगे, इसके मान को रखेंगे। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसका 13 होता है, और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। और अक्षरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला तीसरी शर्त है कि टी को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम अक्षरों की संख्या को रखेंगे और रखने के बाद ऐड कर देंगे। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, अक्षरों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो अक्षरों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है। अब गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1 हासिल आपका 7 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हल हो चुका है, जो कि आपके सामने है। समझ में आया दोस्तों। चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रोकेन को 2/4 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल को
क्या लिखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको करना क्या है। अब इसमें आपको करना क्या है दोस्तों कि पहली शर्त आपकी है ब्रोकन, जिसमें आपने देखा कि इस ब्रोकन का कोड 2/4 लिखा है। और जब इसने अगर 2/4 लिखा है तो वो कैसे लिखा है, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो याद है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग है ये 6 महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित होता है, जिसमें एक तथ्य आता है भिन्न। और भिन्न के लिए आप क्या करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और वहाँ पर किसी भी शब्द का कोड अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो वहाँ पर आप बिना सोचे क्या लगा देंगे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट ओवर वॉवेल अपॉन टोटल अल्फा बेट। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर किसी भी शब्द का कोड भिन्न के रूप में दे देता है तो वहाँ पर दोस्तों आप बिना सोचे क्या लगाएंगे, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट। अगर वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट नहीं होगा तो क्या मिलेगा, वॉवेल अपॉन टोटल अल्फ़ाबेट आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से आपने महत्वपूर्ण तथ्य में एक फैक्ट आपको और मिल गया। समझ में आया कि नहीं दोस्तों ये। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ब्रोकन आपका क्या है, ब्रोकन को 2/4 लिखा है। तो ये हमारा जो शर्त है वो भिन्न के रूप में है। और जब हमारी शर्त भिन्न के रूप में होगी तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें देखिए वॉवेल कितने हैं, 1 2, तो 2 वॉवेल हो गए। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4। तो ऊपर वाली जो संख्या है वो वॉवेल को दर्शा रही है और नीचे वाली जो संख्या है वो कॉन्सोनेंट को दर्शा रही है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट लगाएंगे। तो जब पहली शर्त में वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट है तो दूसरी शर्त में भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट लगा देंगे। तो वॉवेल की संख्या 1 2 3 4 5, तो टोटल वॉवेल 5 हैं। और इसमें कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी ये आपका हो जाएगा 5/4 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया, चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं। और आपने यहाँ पे ये देखा कि वही चीज़ हो गई कि आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वहाँ से एक भिन्न वाला तथ्य भी आपको यहाँ पे देखने को मिला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीट को 2/4 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधीर को क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इसको 2/4 लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहली शर्त है इसमें भिन्न है। और जब भिन्न का क्रम रखा गया है तो वो किस रूप में रखा गया होगा, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट के रूप में, या कहिए कि ये वॉवेल अपॉन टोटल अल्फ़ाबेट के रूप में।
तो इसको देखते हुए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो वॉवेल है वो यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिया गया है। और कॉन्सोनेंट यहाँ पे नहीं दिखाया गया है क्योंकि यहाँ 4 है और कॉन्सोनेंट की संख्या यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पर 4 लिखा है। इसका मतलब कि जो हमारा हर है वो कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि टोटल अल्फ़ाबेट हैं। तो टोटल अल्फ़ाबेट में दोस्तों क्या आते हैं, सभी आ जाते हैं। जितने भी 26 के 26 अक्षर हैं वो आपके टोटल अल्फ़ाबेट में आ जाते हैं। अब अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 कितने हो गए अल्फ़ाबेट, 4 हो गए दोस्तों। अब हम जैसे ही पहली शर्त को हल कर चुके हैं तो वैसे ही हम अब दूसरी शर्त को भी हल करेंगे। और देखिए जब हम हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जो आपने पहली शर्त में लगाया है वही आप दूसरी शर्त में लगाएंगे। तो क्या है इसमें, वॉवेल कितने हैं, 1 2, तो 2 वॉवेल हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और वहाँ पर आपका समय भी नहीं जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भी आपका अक्षर को अंक में बदलना पूरा हो गया है और अब हम क्वेश्चन में अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अगले टाइप में हम देखते हैं कि अगला टाइप हमारा क्या है। तो अगले टाइप में दोस्तों हमने आपको बताया था अक्षर को प्रतीक में बदलना। अगला टाइप आपका है अक्षर को प्रतीक में बदलना। ये आपका तीसरा टाइप है जिसके बारे में अब हम व्याख्या करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी तक आप पहला टाइप पढ़े अक्षर को अक्षर में बदलना, दूसरा आपने पढ़ा अक्षर को अंक में बदलना और तीसरा अब आप पढ़ने जा रहे हैं अक्षर को प्रतीक में बदलना। इसमें दोस्तों कभी भी कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो तुलनात्मक होते हैं और तुलनात्मक क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। देख लीजिए इसके क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको ना पढ़ना है और ना बहुत ज़्यादा इसमें जानना है। तो देखिए क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बियर को हैच स्टार $, 10 को प्लस स्टार और बीटा लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टी को और ईट को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन। और तीसरे टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बियर को हैच स्टार $, 10 को प्लस स्टार बीटा लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टी को और ईट को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि सीधा आपको कंपेयर करना है, यानी तुलना कर देंगे तो तुलनात्मक क्रम से आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, आपके सामने 2 शर्तें रखी गई हैं और दोनों शर्त का कोड आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि टी का कोड क्या है दोस्तों, प्लस है। ई का कोड क्या है दोस्तों, स्टार। ए का कोड क्या है, @
इस तरह से आपका टी का कोड आपके सामने आ गया। समझ में आया? चलिए अगला सॉल्व करिए। अगला क्या है? 8। ई का कोड क्या है? स्टार है। ए का कोड क्या है? एट द रेट है। और टी का कोड क्या है दोस्तों? प्लस है। समझ में आया? बताइए, समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इस तरह से अक्षर को अक्षर में बदलना, अक्षर को अंक में बदलना, और तीसरा टाइप अब आपने पढ़ा अक्षर को प्रतीक में बदलना। इसी पर ये टाइप भी आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इस पर बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस कोई भी शर्त दे रखी होती है, उससे आप तुलना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टाइप आपका क्या था दोस्तों? अगला टाइप है शब्द को शब्द में बदलना। चौथा टाइप है आपका शब्द को शब्द में बदलना। शब्द को शब्द में बदलना। अब इसमें आप जानेंगे दोस्तों कि ये शब्द को शब्द में कैसे बदलता है। इस पर आप गौर करेंगे और ध्यान देंगे। तो इसमें जो भी बातें होंगी वो वास्तविक होते हुए उसे काल्पनिक बनाया जाएगा, और जब वो वास्तविक होते हुए काल्पनिक बनाया जाएगा तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम व्याख्या करेंगे तो व्याख्या भी हमारी क्या होगी? काल्पनिक होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल रंग को हरा रंग को पीला रंग को नीला और नीला रंग को काला कहा जाए तो बताइए कि रक्त का रंग और पानी का रंग कैसा होगा? तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, क्योंकि इस टाइप में भी आपको कुछ नहीं करना है, बस शब्दों पर ध्यान देना है। क्योंकि इसमें कोई भी शब्द है वो किसी भी वास्तविक चीज़ों को काल्पनिक बनाएगा, और काल्पनिक बनाने के बाद आपकी जो कल्पना होगी वो भी काल्पनिक होगी। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल रंग को हरा रंग कहा जाए, हरे रंग को पीला रंग कहा जाए, पीले रंग को नीला रंग कहा जाए और नीला रंग को काला रंग कहा जाए, तो बताइए कि रक्त का रंग कैसा होगा और पानी का रंग कैसा होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाल का हरा कहा गया है, हरे को पीला कहा गया है, और पीले को नीला कहा गया है, और नीले को काला कहा गया है। तो आप क्या जानते हैं, रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन रक्त का रंग अगर लाल होता है तो यहाँ पे लाल का अर्थ क्या दिया है? हरा दिया है। इसका मतलब ये है कि रक्त का रंग कैसा होगा? हरा होगा दोस्तों। समझ में आया? चलिए अगला क्या कह रहा है, पानी का रंग कैसा होगा। तो पानी का रंग जैसा आप जानते हैं कि नीला होता है, लेकिन यहाँ पे नीले का अर्थ क्या है? काला है, इसलिए पानी का रंग क्या होगा? काला हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जितनी भी वास्तविक चीज़ें हैं उसे काल्पनिक बनाया जाता है, और काल्पनिक बनाने के बाद उसकी व्याख्या जो होती है
वो भी काल्पनिक की जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में गरीब को डाकू, राधा को मुरली, जंगल को सोना और मंदिर को मस्जिद कहा जाता है, तो बताइए कि हिंदू दर्शन कहाँ करेगा। और दूसरी चीज बताइए कि गरीब को क्या कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गरीब को डाकू कहा जाए, राधा को मुरली कहा जाए, जंगल को सोना कहा जाए और मंदिर को मस्जिद कहा जाए, तो बताइए कि हिंदू दर्शन करने कहाँ जाएगा। तो हिंदू दर्शन कहाँ करता है दोस्तों? मंदिर में करता है। लेकिन यहाँ मंदिर को क्या कहा गया है? मस्जिद कहा गया है। इसलिए क्या कहेंगे कि हिंदू दर्शन करने कहाँ जाएगा? मस्जिद में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीब को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए जरा, गरीब को क्या कहा गया है दोस्तों? यहाँ पर गरीब को क्या कहा गया है? डाकू कहा गया है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आसमान को जमीन को पृथ्वी को सूरज और सूरज को चांद कहा जाता है, तो बताइए कि चिड़िया कहाँ उड़ेगी। चिड़िया कहाँ उड़ेगी, तो बताइए दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में आसमान को ज़मीन कहा जाए, ज़मीन को पृथ्वी कहा जाए और पृथ्वी को क्या कहा जा रहा है? सूरज कहा जा रहा है और सूरज को चांद कहा जा रहा है, तो बताइए कि चिड़िया कहाँ उड़ेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, और जब चिड़िया आसमान में उड़ती है तो यहाँ पे आसमान को क्या कहा गया है? आसमान को ज़मीन कहा गया है। समझ में आया?
चलिए, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे समझ में आया। चलिए, इस तरह से दोस्तों हमारा शब्द को शब्द में बदलना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टाइप। हमारा अगला टाइप है अर्थपूर्ण वाक्य को अर्थहीन वाक्य में बदलना। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो 5वां टाइप है वो है अर्थपूर्ण वाक्य को अर्थहीन वाक्य में बदलना। अब इस पर जो आधारित क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे वो हम इस वीडियो में पूरी तरह से देखेंगे, और कैसे क्वेश्चन हल करना है इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको जानकारी के लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखना होगा। तो देखिए ज़रा, इसका क्वेश्चन देखिए। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिस इज काऊ को 1 2 3 काऊ आज ब्लैक को 2 4 5 ब्लैक इज वाइट 4 6 3 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में दिस काऊ इज ब्लैक का कोड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए कि कैसे हम इसको हल करेंगे। तो कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिस इज काऊ को 1 2 3 लिखा जाता है, काऊ आज ब्लैक को 2 4 5 लिखा जाता है, ब्लैक इज वाइट को 4 6 3 लिखा जाता है, तो बताइए कि दिस काऊ इज ब्लैक को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप में भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसके क्वेश्चन को आपको हल करना है तो आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ पर भी आपको तुलनात्मक क्रम मिलेगा। और ये तुलनात्मक क्रम है क्या, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए जैसे क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिस इज काऊ को 1 2 3 लिखा है, काऊ आज ब्लैक 2 4 5 लिखा है, ब्लैक इज वाइट को 4 6 3 लिखा है, तो आपसे दिस काऊ इज ब्लैक को पूछा गया है। तो जब ये आपसे पूछा गया है तो ज़रा ध्यान दीजिए, इस टाइप का नाम क्या है, अर्थपूर्ण वाक्य को अर्थहीन वाक्य में बदलना। क्या दिस इज काऊ एक अर्थपूर्ण वाक्य है, लेकिन क्या इसका ये जो है क्या ये अर्थपूर्ण है, बल्कि ये अर्थहीन है। क्या हम दिस इज काऊ को 1 2 3 कहेंगे, नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि दिस इज काऊ की हिंदी ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक अर्थपूर्ण वाक्य है जिसको एक अर्थहीन वाक्य में बदल दिया गया है। तो अब हम चलते हैं
क्वेश्चन को हल करते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले वाले वाक्य को उठाएंगे और दूसरे वाले वाक्य को उठाएंगे। जैसे ही आप पहले वाले वाक्य उठाएंगे और दूसरे वाले वाक्य को उठाएंगे तो क्या कॉमन मिला दोस्तों, काऊ कॉमन है। तो जब यहाँ पर काऊ कॉमन है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कोड होगा उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो जब आपने पहला और दूसरा वाक्य लिया तो काऊ कॉमन है, तो इसी तरह पहले और दूसरे कोड में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है दोस्तों, 2 कॉमन है। इसका मतलब यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि काऊ का कोड क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला वाक्य और तीसरा वाक्य लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, जो पहला वाक्य है और तीसरा वाक्य है इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा इज कॉमन है। इसका मतलब ये है कि पहले और तीसरे वाक्य में इज कॉमन है, तो पहले और तीसरे कोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है दोस्तों, इसमें 3 कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि इज का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम दूसरे वाक्य की व्याख्या तीसरे से कर रहे हैं, यानी दूसरे वाक्य की तुलना तीसरे से करेंगे। तो जब दूसरे वाक्य की तुलना तीसरे से करेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, ब्लैक कॉमन मिलेगा दोस्तों। और जब ब्लैक कॉमन है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे और तीसरे वाक्य में ब्लैक कॉमन है, तो दूसरे और तीसरे में कुछ ना कुछ कोड कॉमन होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या है कॉमन, बताइए, 4 होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम ब्लैक का कोड आपसे पूछें तो आप क्या कहोगे, 4 कहोगे। चलिए आगे देखिए, एक आपका भी और बाकी है, दिस का भी कोड निकालना है। तो दिस का कोड हम कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए कि इस तीनों वाक्य में दिस का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला वाला वाक्य है इसमें दिस का प्रयोग किया गया है, और जब यहाँ पे दिस का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे 1 2 3 शब्द हैं और यहाँ पे 1 2 3 कोड हैं। तो जिसमें से एक शब्द कंफर्म हो चुका है, दूसरा शब्द भी कंफर्म हो चुका है, लेकिन एक तीसरा शब्द बचा हुआ है। और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जो इसका कोड दिया है उसमें एक कोड कंफर्म है और दूसरा भी कंफर्म हो चुका है। तो बचा क्या है, एक कोड बचा हुआ है। तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दिस का कोड हो जाएगा। बताइए दोस्तों, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि समझ में आ गया। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में सुन साहिबा सुन, सुन साहिबा सुन को अल्फा बीटा अल्फा प्यार की धुन स्टार हैच @ साहिबा मुझे चुन बीटा इंटू $, हो तो बताइए कि उसी सांकेतिक भाषा में
साहिबा धुन और मुझे को क्या लिखा जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुन साहिबा सुन को अल्फ़ा बीटा गामा, प्यार की धुन को स्टार हैच एट द रेट और साहिबा मुझे चुन को बीटा इंटू डॉलर लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में साहिबा धुन और मुझे का कोड क्या होगा। तो करिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए, साहिबा चाहिए। तो ये देखिए साहिबा इसमें है और इसमें है, यानी पहले वाले वाक्य में साहिबा है और अंतिम वाले वाक्य में साहिबा है। तो पहले और तीसरे वाक्य में साहिबा कॉमन है, तो इसी तरह पहले और तीसरे वाक्य में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है बताइए, बीटा कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, बीटा। अगला है धुन। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि हमारा जो दूसरा वाला वाक्य है इसमें धुन क्या है, कॉमन है कहीं, नहीं है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो धुन है वो कहीं पर कॉमन नहीं है, इसलिए इसको अभी हम छोड़ देंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगला हमसे क्या पूछ रहा है, मुझे। तो अब मुझे निकालना है कि मुझे का कोड क्या है। तो इस पर ध्यान देते हुए मुझे का कोड चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें आप तीनों वाक्य में देख रहे हैं कि मुझे कॉमन ही नहीं है। तो जब जो चीज़ कॉमन आपको नहीं मिलेंगी तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे हमसे पूछा गया है कि धुन का कोड बताइए और मुझे का कोड बताइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं मिला तो आप धुन के लिए कह सकते हैं कि स्टार ऑब्लिक हैच ऑब्लिक एट द रेट। और मुझे के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि साहिबा इसमें कॉमन हो चुका है और मुझे और चुन दो शब्द बचे हैं जिसका कोड 2 यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसका निकालने के लिए आप क्या करोगे, कह सकते हो आप इनटू ऑब्लिक डॉलर। इसका मतलब ये है कि धुन का कोड या तो स्टार होगा या तो हैच होगा या तो एट द रेट होगा, और मुझे का कोड क्या हो जाएगा, या तो इनटू होगा या डॉलर होगा। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर से हम बता दें इसको। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो चलिए हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो जैसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुन साहिबा सुन अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, प्यार की धुन स्टार हैच एट द रेट और साहिबा मुझे चुन को बीटा इंटू डॉलर लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में साहिबा धुन और मुझे को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मुझे साहिबा का कोड चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पहले वाले वाक्य में और तीसरे वाले वाक्य में साहिबा कॉमन है, इसलिए हम यहाँ से निकालेंगे कि साहिबा का कोड क्या होगा। तो हमने देखा कि पहले और तीसरे वाक्य में साहिबा कॉमन था, तो यहाँ पे पहले और तीसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है दोस्तों, बीटा कॉमन है, तो हमने साहिबा का कोड बीटा कर दिया। अब बात आती है कि हमें धुन का कोड चाहिए था, तो यहाँ पे धुन देखिए है, लेकिन क्या धुन कहीं और किसी वाक्य में कॉमन है, नहीं है दोस्तों। और जब ये कॉमन नहीं है तो इसका कोड आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कोड निकालने के लिए आप क्या सीधा ये कहेंगे कि स्टार होगा, अगर स्टार नहीं होगा तो हैच होगा, अगर हैच नहीं होगा तो एट द रेट होगा। ठीक है, इसी तरह अब हमें तीसरा चाहिए मुझे। तो जो मुझे है इसका कोड निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आप तीसरा वाक्य देखोगे, तो तीसरे वाक्य में साहिबा तो निश्चित हो चुका है, लेकिन मुझे और चुन अभी निश्चित नहीं हुआ है,
इसका मतलब हम कहेंगे कि मुझे का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अगर इनटू नहीं होगा तो डॉलर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो शब्द पड़े हुए हैं और दो शब्द में एक तीसरा शब्द ही निश्चित हुआ है और ये दोनों अभी निश्चित नहीं हुए हैं। इसीलिए हम मुझे का कोड सीधा नहीं ले सकते हैं और ना किसी वाक्य में आप सीधा सीधा कभी कोड लेंगे। तो इसका मतलब मुझे का कोड अगर निकालना है तो हम कहेंगे इनटू होगा, अगर इनटू नहीं होगा तो डॉलर होगा। और अगर हम यहीं पर आपसे पूछ लें कि चुन का कोड क्या हो जाएगा, तो आप सीधा यही कहेंगे कि चुन का कोड भी क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा ऑब्लिक डॉलर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे और चुन दोनों पूछ लिया जाता तो आप सीधा यही जवाब देते कि मुझे का कोड तो आपने सर बताया इनटू ऑब्लिक डॉलर, इसका मतलब अगर चुन का कोड पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे डॉलर ऑब्लिक इनटू। तो आप इस तरह से इसको चेंज करके दिखा सकते हैं। समझ में आया? बताइए। चलिए, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इस टाइप में भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं और अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा संख्या को बाइनरी संख्या में बाइनरी संख्या में बदलना। अब इसको ज़रा ध्यान दीजिए कि इसको कैसे हम हल करेंगे। जैसा कि आप संख्या के बारे में जानते ही हैं कि संख्या किसे कहा जाता है। बात रह गई बाइनरी संख्या की, तो बाइनरी संख्या किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो बाइनरी संख्या किसे कहते हैं? तो बाइनरी संख्या हम किसे कहेंगे, यानी ऐसी संख्या जो 0 और 1 के रूप में निर्धारित की जाती हैं, उसे बाइनरी संख्या कहा जाता है। बाइनरी संख्या का आधार हमेशा 2 होता है। तो देखिए दोस्तों, बाइनरी संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 0 और 1 के रूप में निर्धारित की जाती हैं उसे बाइनरी संख्या कहा जाता है। बाइनरी संख्या का आधार यानी बेस हमेशा 2 होता है। यानी जब किसी भी संख्या को आप बाइनरी संख्या में बदलेंगे तो उसका जो आधार बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? 2 बनेगा, और 2 के अनुसार ही आप उसे बाइनरी संख्या में बदल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बाइनरी संख्या क्या है और बाइनरी संख्या किसे कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम संख्या को बाइनरी संख्या में बदलेंगे। और जब हम संख्या को बाइनरी संख्या में बदल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बाइनरी संख्या को भी संख्या में बदल सकते हैं। और इसके लिए हम आपको इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जय भीम, जय भारत।